Yes, we are live now. So today we are starting learning chemistry. So in learning chemistry, we have to build up our strong basic concepts about chemistry. So before learning, let introduce about the basic concept of chemistry and learn these concepts from very beginning to top level. Let's start our lecture. So our chapter name is some basic concept of chemistry. So before studying this chapter, firstly, we have to build up our concept about chemistry. Actually, what is chemistry? तो देखिए केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है? केमिस्ट्री एक्चुअल में एक ब्रांच है साइंस का, ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है? तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस, इज द साइंस। Chemistry is the science of atoms and molecules. केमिस्ट्री क्या है? साइंस है किसकी? एटम एंड मॉलिक्यूल्स की, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कि साइंस के अंदर हम जो पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल्स और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मेन जो स्टार्टिंग होती है हमारी इस चैप्टर की, वो होती है अबाउट मैटर। आपने 9th 10th क्लास में ही पढ़ा होगा मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and have some mass। मैटर क्या है? कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, और उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। मैटर एग्जिस्ट करता है हमारे पास, इट एग्जिस्ट इन 3 states। इट एग्जिस्ट इन थ्री, हम कहेंगे इस इट एग्जिस्ट इन, इट एग्जिस्ट, एक सेकेंड, एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। हमारे पास मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। आज हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी करेंगे, और जो कंसेप्ट हमारे पास मेन आने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड क्या है। सॉलिड क्या है हमारे पास? तो सॉलिड में देखिए डेफिनेट डेफिनेट शेप होती है हमारे पास सॉलिड की, एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं। और बात करें सॉलिड में, जैसे मैं एक सॉलिड का एक ब्लॉक बनाता हूँ, तो जो इसमें पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि कोई स्पेस नहीं होता उनके अंदर, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं।
जिससे आपको समझ में आ सके भी जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है। वहीं आप बात करें लिक्विड की, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है हमारे पास, बट शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती हमारे पास, शेप डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? जैसे 1 लीटर पानी ले लेता हूँ मैं, इस पानी को आप किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे, किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे, ये उसी की शेप ले लेगा हमारे पास। तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड में, जैसे पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड के अंदर थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर हमारे पास ना तो डेफिनेट शेप होती, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। जैसे आपने देखा होगा परफ्यूम वगैरह हम स्प्रे करते हैं, तो परफ्यूम वगैरह तुमने देखा होगा जैसे स्प्रे करते हैं तो वो पूरे रूम के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या उस रूम से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कोई डेफिनेट शेप साइज नहीं होता हमारे पास। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करें, जैसे आपने लिया सॉलिड, एक लिया लिक्विड, और एक लिया गैस। अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड की बात करूं, अगर सॉलिड को मुझे लिक्विड बनाना है तो मैं इसको हीट कर दूं तो ये लिक्विड बन जाएगा। ऐसे लिक्विड को हीट करूंगा तो वो गैस बन जाएगा। वहीं गैस को अगर कूल डाउन करूंगा तो ये लिक्विड बन जाएगा, और ऐसे ही लिक्विड को कूल डाउन करूंगा तो सॉलिड हमारे पास बन जाएगा। ये सब खेल किस किसके आधार पे हम कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम लोग टेम्परेचर के बेस पे। यानी कि टेम्परेचर जो है वो इन स्टेट को बदल सकता है, इंटर कन्वर्टेबल है ये स्टेट। यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। तो अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखिए। मैटर, तो मैटर को बेसिकली 2 पार्ट के अंदर हम डिवाइड करके चलते हैं एक बार। पहला है हमारे पास मिक्सचर, और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनस मिक्सचर। और प्योर कंपाउंड की बात करें तो प्योर कंपाउंड को भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर को देखिए, मिक्सचर जैसे कि नाम से बता रहा है टू मिक्स, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर कंटेन टू और मोर टू और मोर substance two or more substance present in it। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर। जैसे एक बार के लिए मैं लेता हूँ, एक बीकर लिया हमने, उस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया, शुगर डाल दी,
और साथ में सोइल डाल दी। और सोइल के अंदर भी आपको पता है रॉक पार्टिकल भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, मेटल पार्टिकल भी हो सकते हैं हमारे पास। तो मैंने एक मिक्सचर बना दिया ये। तो इसके अंदर देखो आप दो या दो से ज्यादा चीजें हमारे पास मिली हुई हैं। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। वो किसी भी रेशियो के अंदर हो सकता है। ये मान लो 2 ml भी हो सकता है, ये 5 ml भी हो सकती है, ये 10 ग्राम भी हो सकती है, ये 20 ग्राम भी हो सकती है हमारे पास, ये 1 लीटर भी हो सकता है हमारे पास। तो यानी कि कोई रेशियो फिक्स नहीं है। और ये जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो के अंदर, इनको बोला जाता है विच आर कॉल्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। यानी कि जो मिक्सचर के अंदर ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए आप हम मान लेते हैं मिक्सचर में हमने कहा शुगर सॉल्यूशन, हमने कहा सोइल सॉल्यूशन, एटसेट्रा। बात आई समझ में? मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनने वाला एक सब्सटेंस है, या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनती हैं, किसी भी रेशो में वो हो सकती है हमारे पास। बात आई समझ में? जैसे हमारे पास, हमने इसके दो पार्ट पढ़े थे, टू पार्ट हमने पीछे देखे थे। कौन से? एक तो देखा था होमोजीनस मिक्सचर, और एक देखा था हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहले होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनस मिक्सचर नाम से पता लग रहा है, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। तो चलिए इसको समझते हैं, फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ, या पहले डेफिनेशन बता के फिर समझाता हूँ। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट द कंपोनेंट्स completely mix with each other। यानी होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं, जैसे अपन बात करें शुगर सॉल्यूशन की ही, तो इसमें जो शुगर है प्लस वाटर जो है, ये एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी हम टेस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से पोर्शन टेस्ट करूँ मैं, या यहाँ से करूँ, या यहाँ से करूँ, या यहाँ से करूँ, या यहाँ से करूँ, तो मुझे सभी जगह शुगर का टेस्ट जो है वो सेम आएगा। यानी क्या, क्यों आया सेम ये? क्योंकि एक दूसरे के साथ ये क्या हो गए? कंप्लीटली मिक्सअप हो गए। क्या हो गए? कंप्लीटली मिक्सअप हो गए। एंड इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, या मैं कह सकता हूँ इसको सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी कि जो शुगर की मात्रा है, कंपोजिशन मतलब मात्रा, वो क्या मिलेगी हमें? सेम मिलेगी सॉल्यूशन में, कहीं भी जाकर मैं देख लूं। चाहे चाहे मैं इस पोर्शन से उठा लूं, चाहे मैं इस पोर्शन से उठा लूं, चाहे मैं इस पोर्शन से उठा लूं, चाहे बिल्कुल बॉटम से उठा लूं, चाहे बिल्कुल टॉप से उठा लूं, चाहे मिडल से उठा लूं, मुझे जो कंपोजिशन है वो क्या मिलेगी? सेम मिलेंगी, और एक दूसरे के अंदर ये क्या मिलेंगे? कंप्लीटली मिक्सअप मिलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं, तो हमारे पास एयर, शुगर सॉल्यूशन, या साल्ट सॉल्यूशन, ये सारे क्या है? हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखिए क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमो में क्या था? कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसी थी? सेम थी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, जो कंप्लीटली मिक्सअप थे वो अब कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए मिक्सचर, ए मिक्सचर
in which the component या in which the composition हम मान लेते हैं, component भी और composition, in which the composition is not uniform throughout the solution. मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं होती थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जैसे मैं मानता हूं यहाँ पर मैंने क्या लिया, सोइल सॉल्यूशन लिया। तो सोइल सॉल्यूशन में आप देखोगे तो जब हम मिट्टी को पानी के अंदर घोलते हैं तो आपने देखा होगा जो मिट्टी के कुछ कण जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, कुछ हमें बिल्कुल टॉप में मिलते हैं तैरते हुए, और कुछ हमारे पास मिडल में घूमते हुए मिलते हैं। तो यानी कि कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर जो कंपोजिशन आप देखोगे तो क्या पता यहाँ कंपोजिशन ज्यादा मिले, यहाँ कुछ कम मिलेगी और यहाँ बिल्कुल ही कम मिलेगी, लाइट पार्टिकल्स ऊपर तैरते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं ये, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल क्या अभी बताया मैंने, सोइल सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, सोइल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा फिर एक क्वेश्चन आता है जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है या होमोजीनस मिक्सचर है, इनको सेपरेट आउट किस तरीके से करेंगे। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर को ध्यान रखना, आप सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, कुछ को कर सकते हैं लेकिन हर एक को नहीं कर सकते। जैसे इसको फिर अलग करने के तरीके क्या होते हैं, इनको अलग करने के तरीके होते हैं, हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। जैसे स्टोन है ना, स्टोन और वीट का मिक्सचर है लगा लो एक, तो उसको हम स्टोन को हैंड पिकिंग करके कर सकते हैं अलग। कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास जो हैंड से नहीं की जा सकते, उनको हम बाय फिल्ट्रेशन अलग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। और हम इसको अलग कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में आप सीखते जाएंगे कैसे कैसे किस इस तरीके से होता है। समझ में आया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आगे चलते हैं, हमने एक टर्म और पढ़ी थी, मैटर के दो पार्ट पढ़े थे, मिक्सचर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसको देखिए। प्योर सब्सटेंस एक्चुअल में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे पास काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, दे हैव मिक्स कंपोजिशंस हो सकती हैं। ठीक है, दे हैव मिक्स कंपोजिशन हो सकती है, बट रेशो जो होगा उनका वो फिक्स होगा। रेशो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। दे हैव दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, बट जैसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में देखें, इसके अंदर फिक्स कंपोजिशन, उसके अंदर मिक्सचर के अंदर आपने देखी थी कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं थी, रेशियो जो है वो वेरी कर सकता था हमारे पास। लेकिन प्योर सब्सटेंस में क्या होती है, फिक्स होती है। आई बात सुन में, क्लियर है, क्लियर है। जैसे आप अब बात करते हैं गोल्ड, जैसे आप अब बात करें सिल्वर, जैसे आप अब बात करें कॉपर। ठीक है, क्लियर है। वहीं आप अब बात करें वाटर की, वाटर की, तो इसके अंदर आप देखोगे दो हाइड्रोजन है और एक क्या है,
ऑक्सीजन है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। क्लियर है, क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। वाटर कहीं भी बनेगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। बात आई समझ में? ठीक है। तो अब दूसरी बात आती है, क्या इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं? तो क्या कहोगे आप? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हम इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। और इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप से। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, एलिमेंट, अनदर इज मॉलिक्यूल, एंड एक पार्ट और हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अब इनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तो देखिए, एलिमेंट में क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, या एटम्स हो सकते हैं, या मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। सिर्फ एक ही प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, उसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कॉपर है, सिल्वर है, इनके अंदर आप देखोगे तो केवल एक ही टाइप के एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट different type of element have different type of atoms, different type of atoms। जैसे आप बात करें कॉपर की, जैसे आप बात करें सिल्वर की, तो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है ये, तो इनके अंदर जो एटम्स हैं वो भी हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और इन डिफरेंट नेचर, डिफरेंट इन नेचर, इनका नेचर भी क्या मिलेगा हमें, डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल की, नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल की, नेक्स्ट बात करें हम मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल वो होता है जो दो, टू और मोर एटम्स कंबाइन करके, टू और मोर एटम कंबाइन टू गिव ए मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर हमें मॉलिक्यूल देते हैं। ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया मैंने और एक ऑक्सीजन का ले लिया, इन्होंने कंबाइन करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो आप देखोगे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास कुछ अदर भी हो सकते हैं, जैसे NH3 हो गया, अमाइन हो गया, या अपन मान लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ये सब चीजें क्या हैं, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करके हम एक क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, या एसिड का मॉलिक्यूल हमारे पास बना देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ये होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, टू और मोर एटम ऑफ different elements combine, combine, तो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं, या दो से ज्यादा एटम जो हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे, जैसे आप बात करें वाटर अमोनिया, जैसे आप बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, या आप बात करें सोडियम
क्लोराइड। ठीक है, एक मिनट, जो हमने मॉलिक्यूल पढ़े वो कुछ इस तरीके से पढ़े थे, इसके अंदर आप ये थोड़ा चेंज करना भाई। जब दो से ज्यादा एटम हमें मॉलिक्यूल देते हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करना। एग्जाम्पल आप लिखना, जैसे क्लोरीन Cl2 हो गया, H2 हो गया, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? वो भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट ये भी है हमारे पास। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होंगी और उनको किस किस तरीके से मापा जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो जिसको तुम ऑब्जर्व करके पहचान सकते हो। दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्व, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके पहचान सकते हो। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो केमिकल चेंज में जाती हैं, यानी कि जिनके अंदर केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ऑब्जर्व करके, जैसे गर्म है, ठंडा है ना, हाइट कैसी है, कलर कैसा है। तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या देख सकते हैं आप? फिजिकल प्रॉपर्टी में आप एक तो देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट उसका, बॉइलिंग पॉइंट उसका, कलर उसका, है ना। ये सब चीजें क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वहीं अगर आप अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, जैसे एसिडिटी क्या है उसकी, उसकी बेसिसिटी, यानी कि इसको तुम सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार को आप देख के, तो इस दीवार को देख के आप क्या बता सकते हैं भी ये दीवार ठंडी है, गर्म है, कैसी है, सीधी है, टेढ़ी है। तो ये सारी क्या है? फिजिकल। ये दीवार बनी हुई किसकी है, इसके अंदर किस तरह के एटम हैं, वो रिएक्टिव हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, ये उसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। बात आई समझ में? तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो ये है भी, प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली, फिजिकल और केमिकल ये होती है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसकी मेजरमेंट किस तरीके से होती है? नेक्स्ट टॉपिक जो आ हमारा है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हम करते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके हम उसको एक नंबर फॉर्म में ले आए, वो हमारी क्या होती है? मेजरमेंट होती है। तो मेजरमेंट में जैसे आपने क्या क्या देखा होगा, आपने एरिया देखा होगा, आपने वॉल्यूम देखी होगी, है ना, आपने डेंसिटी सुनी होगी। ये सारी क्या है? मेजरमेंट की टर्म्स हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास जो बुक में गिवन है वो 7 बेसिक टर्म्स, 7 सिस्टम दिया हुआ है हमारे पास। वो कैसा है वो दिखाता हूँ आपको मैं। वो कैसा है? वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मास हो गया, जैसे हमारे पास लेंथ हो गई, जैसे हमारे पास टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हमारे पास इंटेंसिटी हो गई, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गई। तो ये सब चीजें क्या हैं हमें देखनी है। सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो कौन सी है? मास, मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर,
फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ इंटेंसिटी और सेवंथ जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास को हम देखते हैं किलोग्राम में, लेंथ को देखते हैं मीटर में, टाइम को देखते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को देखते हैं केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं एम्पियर में, इंटेंसिटी को हम देखते हैं कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखा जाता है मोल के अंदर। तो ये 7 बेसिक सिस्टम्स हैं हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो हम मानते हैं भी, जैसे कुछ चीज क्वांटिटीज हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे, या प्रीफिक्सेस या एसआई यूनिट की कैसे डिनोट किया। जैसे किलो की बात करें, यहाँ पर किलो, तो किलो को लिखा था 10⁻⁶। जैसे अब नहीं सॉरी, किलो है ना, हाँ हाँ, 10⁻3। किलो कैसे लिखते हैं 10⁻3 में। मेगा है 10⁻6। गीगा है, ये यूनिट्स हैं, गीगा है 10⁻9। ठीक है, ऐसे ही टेरा आता है। इसी तरीके से मैं वो चीजें करवा रहा हूँ आपको जो हमारी मोस्टली यूज होंगी, जैसे गीगा है, या हमारे पास आता है हेक्टो। हेक्टो आता है 10⁻2 होता है हमारे पास। एक आता है हमारे पास डेका, 10 होता है। और हमारे पास एक आता है डेसी, 10⁻⁻1 होता है। एक आता है हमारे पास सेंटी, ये वही है सेंटीमीटर डेसीमीटर, इस तरीके से ये यूनिट्स हैं हमारे पास। सेंटीमीटर या सेंटीमीटर 10⁻⁻2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक टर्म और होती है मिलीमीटर या मिली, जिसको बोल देते हैं सिंपल, उसकी होती है 10⁻⁻3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक बहुत ज़्यादा यूज होती है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ऐसे ही हमारे पास नैनो होता है, जो होता है 10⁻⁻9। ये कुछ सिस्टम्स हैं, ये कुछ यूनिट्स हैं जो हमारे पास मोस्टली देखने को हमें मिलती है, मोस्टली यूज होती है ये हमारी। तो आप इनको याद करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एक आता है मास एंड वेट। तो इनमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, भाई मास क्या है, वेट क्या है। ठीक है, इन चीजों को आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। मास एक्चुअल में क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या है किसी भी सब्सटेंस का, वो अमाउंट ऑफ मैटर है कंटेंट। ठीक है, और वेट जो है, वेट इज द फोर्स। वेट क्या है हमारे पास, एक फोर्स है, एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा लगाया जाता है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, वो हमारा क्या होता है, वेट होता है। अब कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, वो ध्यान से देखिए। मास देखो क्या हो गया, किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन कर रहा है, वो उसका मास है। और वेट क्या है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, कौन सी, ग्रेविटी, वो क्या होता है, वेट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, मास जो है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। बट जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। यानी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर बदलता रहता है फोर्स के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे वेरिएशन आएगा इन ग्रेविटी, वैसे वैसे वो बदलता रहेगा वेट। बात आई समझ में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस टर्म्स आती है। ये मास और वेट के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट की बात करें
जैसे एक टर्म आती है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और मास को हम लेते हैं किलोग्राम में, ठीक है, और वॉल्यूम को लेते हैं मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट भी कभी कभी पूछी जाती है, तो क्या बन जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म और आती है हमारे पास, टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले भी, आप किसके अंदर लेते हैं? केल्विन के अंदर लेते हैं, स्टैंडर्ड। बट हमारे पास केल्विन के अलावा डिग्री सेल्सियस में भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है। अब कुछ कन्वर्जन्स करी जाती है टेम्परेचर में। जैसे मान लो फ़ारेनहाइट में हमें निकालना हो और डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो, तो हम क्या कहेंगे? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, प्लस 32। तो ये जो है ये कन्वर्जन्स है, यानी कि टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में दिया हो, ऐसे मान लो इसमें डिग्री सेल्सियस में दिया तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया तो डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे। ऐसे ही हमारे पास मान लो डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में दिया है, तो हमें केल्विन के अंदर निकालना है, तो वो किस तरीके से देखेंगे। तो केल्विन के लिए ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 सॉरी 273.15। किसी किसी बुक में इसको 273 भी लिखा मिल सकता है, बट एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास क्या है? 273.15 है हमारे पास। क्लियर है? मास, वेट और ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होगी, टेम्परेचर के बारे में, केल्विन के बारे में, ये सब चीजें क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनको तुम देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का टर्म आता है। इसके अंदर आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, डिवीजन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इस टाइप की चीजें। जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के लिए, ये वैसे तो आपने की हुई है बट फिर भी एक बार आप एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अपन लिया 4.6 इंटू 10⁻6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3.9 इंटू 10⁻9 से। तो आप इसमें आपको पता होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स होती है हमारे पास, जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है हमारे पास? ऐड हो जाती हैं। जैसे 4.6 इंटू में 3.9 और क्या हो जाएगा साथ में 10⁻6 प्लस 9। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.94 इंटू 10⁻15। क्लियर है? ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में होता है। ऐसे ही मान लो डिवाइड हो तो डिवीजन हो तो, जैसे आपने लिया 3.8, आप मान लेते 3.8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 5.9 इंटू में 10⁻5 कर लेता हूँ। डिवाइड करना हो तो हमें कैसे करना होगा? तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, 3.8 डिवाइड बाय 5.9। तो इस केस में जब भी डिवीजन हो तो केस में क्या होगा? जो पावर्स हैं, जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? देखो ये यहाँ पर पॉजिटिव किया तो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? नेगेटिव में, तो -5। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा हमारे पास, और साथ में क्या आ जाएगा? 10⁻⁹ बोलो, बात आई समझ में? ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात। ऐसे ही अगर आप बात करें, ऐसे ही आप बात करें एडिशन की, एडिशन की बात करें तो एडिशन में जैसे आप मान लेते हैं 7.65 इंटू 10⁻³ प्लस 8.69 इंटू 10⁻⁴। इस तरीके से आ जाए तो हमें एडिशन करना है इसका।
तो यहाँ पर देखोगे इनको ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो है वो ये है 10⁻³ है और यहाँ पर 10⁻4 क्या है 4 है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जो ये पावर है इनको हमें कॉमन बनाना होगा। क्या करना होगा हमें, कॉमन बनाना, या तो मैं इसको 10⁻4 में ले आऊँ या इसको फिर मैं 10⁻3 में ले आऊँ। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, जैसे एक बार के लिए मान लेता हूँ मैं इसको 10⁻4 में ले आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.6765 इंटू 10⁻4 प्लस 8.69 इंटू 10⁻4। तो एडिशन केस में अब देखो पावर जो है हमारे पास क्या हो गई है, दोनों में सेम हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 0.765 प्लस 8.69 इंटू में 10⁻4 जो है वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और इनको ऐड करके हम लिख देंगे। क्लियर है, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा सब्सट्रैक्शन में होगा। क्लियर है, ऐसे ही क्या होगा हमारे पास सब्सट्रैक्शन में होगा। सब्सट्रैक्शन में भी हम क्या करेंगे, इनको कॉमन कर लेंगे और हम आंसर कर देंगे। जैसे इसी केस में मानूं मैं भी यहाँ पर सब्सट्रैक्शन था, तो सब्सट्रैक्शन करके 10⁻4 तो हमने कॉमन निकाल दिया, और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा इस बार 0.765 माइनस 8.69। बोलो क्लियर है। तो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कुछ सम थे। ये आपने आप शुरू से ही करते आ रहे हो, मैथ का थोड़ा बहुत बेसिक तो आपने किया ही होगा, और नहीं किया तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई इतना रॉकेट साइंस में नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो चलिए वन बाय वन इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, तो देखिए एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो ट्रू वैल्यू होती है रिजल्ट की। ये क्या होती है, ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट होती है। ये क्या होती है, ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट होती है। ठीक है, या क्लोज वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है हमारे पास उसके क्लोज वैल्यू होती है। और प्रिसीजन प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन हमारे पास क्या होता है। प्रिसीजन को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो हमारे पास वेरियस मेजरमेंट्स, ये क्लोजनेस होती है। जैसे इसको एग्जांपल से समझो आप, मेरे पास ए और बी दो स्टूडेंट थे। तो पहले ने मेजरमेंट करी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार मेजरमेंट करी इन्होंने। फर्स्ट मेजरमेंट निकाली इसने 4.00, सेकंड निकाली 4.02, थर्ड जो इसने निकाली इसको मान लेते एक बार 1 मान लेते हैं, एक निकाली इसने 4.02 और एक निकाली 3.9। बी की बात करें तो बी ने क्या किया, एक निकाली 3.5 और एक निकाली 3.9 और एक निकाली 4.1 और एक निकाली 4.3। तो आप इसमें देखोगे जो ए है, जो ए है इसने जो मेजरमेंट करी है उसकी बोथ बोथ मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। बी की जो है वो एक्यूरेसी पुअर है बट प्रिसीजन जो है वो गुड है। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस है। एक्यूरेसी क्या है, जैसे ट्रू वैल्यू जो है मेरे पास वो 4 है, 4.00 ग्राम। तो जो इन्होंने कल ऑब्जर्वेशन करी है तो आप देखोगे ए जो है वो प्रिसीजन और एक्यूरेट बोथ है उसके पास, है ना। लेकिन बी को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, एक्यूरेसी क्या है बी के अंदर, बी के अंदर एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी जो है वो क्या है पुअर है, बट प्रिसीजन जो है वो कैसा है, गुड है। ठीक है, ये देखो आपके सामने है, ये टर्म्स हैं। तो प्रिसीजन एक्यूरेसी एक ट्रू वैल्यू होती है हमारे पास, और प्रिसीजन जो है उसके आसपास की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये होता है एक्यूरेशन और
प्रिसीजन। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।